Hello, students of class 12. Good morning to everyone. BKM India is here. You are welcomed in orientation. Students, today we have a very special lesson from your course syllabus to discuss, and that one is known as Indigo. Indigo आपके कोर्स सिलेबस का एक वो चैप्टर है जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है. साथ ही साथ आपके राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा ये एक इवेंट है जो हमें बहुत सारी सीख देता है. गांधीयन फिलॉसफी को समझने में, गांधीयन स्टेप्स को समझने में और गांधीयन आइडियोलॉजी को समझने में यह चैप्टर हमें बहुत मदद करता है. गांधी इज नेवर अ मैन, गांधी इज अ थॉट, गांधी इज अ फिलॉसफी. गांधी एक आचरण है और ऐसा मान के आज पूरी दुनिया गांधीयन फिलॉसफी को रिसर्च कर रही है, इसको पढ़ रही है, इसे समझने की कोशिश कर रही है. तो शांति के इस देवता, शांति के देवता के रूप में जाने जाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई ये कहानी हम बाद में पढ़ेंगे. पहले लुईस फीचर के बारे में मैं आपको बता दूं. लुईस फीचर इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. लुईस फीचर एक जेविश अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिन्हें सौभाग्य मिला महात्मा गांधी के आश्रम में एक हफ्ते तक रहने का, और 1942 में उन्होंने महात्मा गांधी का एक हफ्ते का इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी पर एक किताब लिखी, एंड दैट बुक इज नोन एज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. एंड दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम. दिस इज एन इवेंट, दिस वाज द प्राइम स्टेप ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, बिकॉज रिसेंटली he had come from South Africa in India, and a few people in India knew him well. And now the story starts. It was 1916. The annual convention of National Congress was to be held in Lucknow. राजकुमार शुक्ला नाम का एक रेजोल्यूट पीजेंट चंपारण से लखनऊ आता है अधिवेशन में अपनी शिकायत सुनाने, अपने शेयर क्रॉपर भाइयों की तकलीफ बताने. शेयर क्रॉपर और शेयर क्रॉपिंग के बारे में पहले मैं आपको बता दूं. चंपारण नेपाल का एक सीमावर्ती क्षेत्र है जो बिहार में आता है. बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है. वहां के गरीब किसान नील की खेती करते थे और वहां की जमीन जो थी वो स्टेट सिस्टम के अनुसार वहां के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास थी, और वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वहां के गरीब किसानों को जमीन किराए पर देते थे, रेंट पर देते थे. वो टेनेंट थे और उस पर वो नील की खेती करते थे, और उस नील की खेती का 85% लैंडलॉर्ड्स ले लेते थे और 15% में वहां के किसानों को अपना भरण पोषण करना पड़ता था. इसी बीच ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चल जाता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया है. अब इस नील की मार्केट में ज्यादा वैल्यू नहीं है, और उस 15 और 85 के रेशियो को खत्म करने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने किसानों से कंपनसेशन वसूलना शुरू किया, और इस तकलीफ में वहां के किसान बिलबिला गए और राजकुमार शुक्ला यही शिकायत लेकर एनुअल कन्वेंशन में पहुंचे, जहां वो कांग्रेस के नेताओं से बात करना चाहते थे, अपनी समस्या बताना चाहते थे. वहां किसी ने उनसे बताया कि आप महात्मा गांधी से मिलो. महात्मा गांधी से मिले, महात्मा गांधी को अपनी तकलीफ बताई राजकुमार शुक्ला ने, बट गांधी वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू विजिट चंपारण, बिकॉज बिफोर इट ही हैड नेवर हर्ड अबाउट इट, एंड ही टोल्ड दैट ही हैड टू विजिट सेवरल प्लेसेस इन इंडिया. ही हैड got a fixed plan to visit in India at several places, and wherever Gandhi went, Rajkumar Shukla followed him. And at last at the ashram, Rajkumar Shukla asked Mahatma Gandhi, please fix a date, please fix a date. And then Mahatma Gandhi was very much impressed with Rajkumar Shukla, and he fixed the date and he called. उन्होंने कहा कि अमुक डेट को, सच एंड सच डेट को मैं कोलकाता में मिलूंगा तुमसे, और वहीं से मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूंगा. ऑन द सेम डेट राजकुमार शुक्ला वाज वेटिंग ऑन द स्टेयर्स, एंड गांधी मेट हिम, एंड गांधी फॉलोड राजकुमार शुक्ला. दे बोथ रीच्ड इन पटना एट नाइट. इन पटना they both go to Rajendra Prasad house
He was a famous lawyer that time. And after independence, the same Rajendra Prasad became the first president of India. उनके घर पहुंचते हैं, राजकुमार शुक्ला का उनके घर में हमेशा आना जाना है और राजकुमार शुक्ला को उनके सारे नौकर पहचानते हैं. बट गांधी वॉज टोटली अननोन इन दिस फैमिली. एंड वहां के नौकरों ने सोचा, उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, उनके नौकरों ने सोचा कि दिस मैन हैज ऑल्सो बीन, दिस मैन मे बी अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण and he may be of scheduled caste, so he was not allowed to draw water from the well. कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गया महात्मा गांधी को. महात्मा गांधी गॉट इट वेरी सीरियसली. ये इतना पढ़ा लिखा लॉयर राजेंद्र प्रसाद और इनके घर की स्थिति ये है, इनके घर में अनटचेबिलिटी ऐसी है, तो व्हाट रियल कंडीशन एंड व्हाट रियल इमेज ऑफ इंडिया इज दैट. Still, Mahatma Gandhi was on a different track with a different problem to solve it. And then he telegrammed J.B. Kripalani, a college teacher in Muzaffarpur. And Mahatma Gandhi moved to Muzaffarpur. When he came out from the station, J.B. Kripalani with lot of students, so many students, he was waiting and he welcomed Mahatma Gandhi at Muzaffarpur. In Muzaffarpur, Mahatma Gandhi meets so many peasants and so many lawyers, and he collects much more material, much more information about sharecropping. And Mahatma Gandhi gets the real picture of sharecropping, and then he got realized, yes, it's really a very panic situation for these poor peasants. महात्मा गांधी को लग गया कि यहाँ के किसानों के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या है और यहाँ के किसान बहुत मुश्किल में. महात्मा गांधी ने वकीलों को बहुत डांट लगाई और उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस कोर्ट में ले जाने का क्या फायदा. आपने इनके साथ, एक तो बेचारे ये खुद ही फेयर स्ट्राइकन है, खुद ही मुसीबत के मारे हुए हैं, खुद ही भुखमरी के शिकार हैं, और ऊपर से आप इन्हें कोर्ट में ले जाकर इनसे भारी भरकम फीस वसूल कर आपने दोहरा इन पर पाप किया है. सारे वकीलों को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसे केसेस कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं है. जो व्यक्ति अपने दुश्मन से निर्भयता से लड़ न सके, वो कोर्ट में जाके भी क्या करेगा? He will not be able to speak a little bit there. Then Mahatma Gandhi moves to Motihari. मोतिहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण. मोतिहारी में वो पहुंचते हैं और मोतिहारी में वहां के कमिश्नर से मिलते हैं, वहां के ब्रिटिश काउंसिल के चेयरमैन से मिलते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें शेयर क्रॉपिंग से संबंधित. लेकिन वहां का कमिश्नर उन्हें डांट देता है और कहता है कि हम किसी भी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, और ऊपर से एक सलाह भी दे देता है और सलाह देता है कि as soon as it's possible, just quit, go from here. मोतिहारी छोड़कर आप चले जाइए यहां से जितना जल्दी हो सके. महात्मा गांधी इसे मना कर देते हैं और इसी बीच उनको सूचना मिलती है कि मोतिहारी के पास ही के एक गांव में एक गरीब किसान के साथ कोई मॉल ट्रीटमेंट हुई है, उसको मारा पीटा गया है, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है. महात्मा गांधी हाथी पर चढ़कर और उसके गांव जाने की कोशिश करते हैं. उनके साथ एक बिग प्रोसेशन है. अब उनके पास हजारों किसानों का बल है, हजारों किसान महात्मा गांधी के पीछे चलते हैं और उस गांव की तरफ जाना चाहते हैं. रास्ते में पुलिस का आदमी उन्हें रोक लेता है, उन्हें एक सरकारी आदेश देता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते. महात्मा गांधी रिटन उसे रिसीव करते हैं और उस ऑफिस का उस नोटिस का जवाब भी देते हैं कि नाउ ही इज रेज्ड टू डिसओबे दिस ऑफिशियल ऑर्डर. महात्मा गांधी ने कहा कि इस ऑफिशियल ऑर्डर का मैं विरोध करता हूं और मैं इसकी अवहेलना करूंगा. देन ही इज अरेस्टेड. इसके बाद उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के फिर से मोतिहारी ले आती है और मोतिहारी उनके आवास पर छोड़ देती है. अगले दिन सरकारी आदेश के उल्लंघन का उन पर आरोप लगाता है और कोर्ट उनको समन जारी करता है और अगले दिन उनको कोर्ट में हाजिर होना है. अगले दिन महात्मा गांधी कोर्ट में पहुंचते हैं, उनके साथ ढेर सारे लॉयर्स पहुंचते हैं. लेकिन गांधी को भी इस बात का पता नहीं था कि जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तो उनसे पहले ही वहां हजारों किसानों का एक मेला, हजारों किसानों का एक हुजूम, एक प्रोसेशन के रूप में कोर्ट के बाहर खड़ा है. और यह देखकर सरकारी अफसर और कोर्ट के सारे
अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। महात्मा गांधी कोर्ट में हाजिर होते हैं और अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है और जो सजा हो सकती है आप दे सकते हो। महात्मा गांधी वहां बताते हैं कि सरकारी आदेश का उल्लंघन उन्होंने क्यों किया। उन्हें कहा कि हर व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं, एक व्यक्ति के पास सरकारी आदेश के पालन का कर्तव्य है और उसी व्यक्ति के पास अगर मानवता के प्रति कर्तव्य का, अगर दोनों में से मानवता के प्रति कर्तव्य और सरकार के प्रति कर्तव्य के बीच में बोथ ड्यूटीज, इफ ही हैज टू कलेक्ट ईदर ऑफ देम, अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने मानवता के प्रति अपना कर्तव्य चुना और इसलिए हमने सरकार के प्रति कर्तव्य को मना किया और मैं दोषी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे सजा दी जाए। कोर्ट के पास हिम्मत नहीं है कि महात्मा गांधी को कोई सजा सुनाए। महात्मा गांधी से कहा जाता है कि 25 रुपए का आप जमानत ले लीजिए, बेल ले लीजिए और अभी कुछ घंटे लगेंगे। महात्मा गांधी मना कर देते हैं कि हम बेल नहीं कराएंगे, हम जमानत नहीं लेंगे, आपको जो करना हो करिए। कोर्ट के अधिकारियों को भी यह पता है कि महात्मा गांधी के सहयोग के बिना इस बड़ी सी भीड़ को संभाला नहीं जा सकता। अगर ये भीड़ उग्र हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। महात्मा गांधी भीड़ को मैनेज करने में वहां अधिकारियों की मदद करते हैं और घंटों भी जाते हैं। फैसला डिले होता है और कई घंटों के बाद यह पता चलता है कि अभी कोर्ट कुछ दिनों तक यह फैसला देने में असमर्थ है, इसलिए गांधी को बिना जमानत के ही फ्री कर दिया जाता है और महात्मा गांधी फिर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। और अगले कुछ दिनों के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का कॉल आता है, उनका एक समन आता है, समन तो नहीं बुलावा आता है महात्मा गांधी को। और सर एडवर्ड गेट उस समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते, उनका बुलावा आता है और महात्मा गांधी गोज देयर। महात्मा गांधी वहां जाने से पहले महात्मा गांधी वहां के वकीलों की एक मीटिंग बुलाते हैं, वहां के सारे लॉयर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं, अपने सहयोगियों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि इफ आई एम अरेस्टेड देयर, अगर मैं वहां अरेस्ट हो गया तब क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे। वहां के वकील और इनके सहयोगी ये सोचते हैं कि if an outsider is ready to go to jail for these poor peasants, why not we can also do। और वो कहते हैं कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो हम लोग भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। और महात्मा गांधी चिट पर एक योजना बनाते हैं और टीम में पूरे मेंबर्स को बांटते हैं और सबको एक चिट देकर एक काम अलॉट करते हैं, एक एक कार्य उनको देते हैं कि आप ऐसे ऐसे अपना काम करेंगे इफ आई एम अरेस्टेड देयर। लेकिन बात दूसरी होती है। मिस्टर गेट, एडवर्ड गेट से मीटिंग के बाद महात्मा गांधी के अर्ज के बाद वहां एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में किसानों की तरफ से महात्मा गांधी को रखा जाता है, कुछ ऑफिशियल्स रखे जाते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स भी रखे जाते हैं और ये कमेटी इस समस्या की जांच करने चलती है। ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, सबकी जांच होती है और वहां के किसानों को यह पता चल जाता है कि इसमें वो दोषी करार होने वाले, उनको सजा होने वाली, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा किसानों को। Now they are ready to pay the compensation, but how much, कितना। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100% भी देना पड़ सकता है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% के लिए महात्मा गांधी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बट सरप्राइजिंगली महात्मा गांधी एक्सेप्ट्स 25% कंपनसेशन फ्रॉम दोज लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स बहुत खुश है कि चलो 25% ही देके जान बच गई, कहां 50% देना पड़ता, कहां 100% देना पड़ता। बट गांधी एक्सेप्टेड। इट वॉज एस्टॉनिशिंग, इट वॉज स्टन्ड, इट वॉज वेरी मच सरप्राइजिंग एंड nobody was getting why Gandhi did so. Gandhi explains the real victory. महात्मा गांधी कहते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं रियल विक्ट्री को। रियल विक्ट्री क्या है, असली जीत क्या है इन गरीब किसानों की। वो कहते हैं मनी इज नॉट मैटर, देयर इज नो मैटर ऑफ मनी। मनी यहां मैटर नहीं करता, तो मैटर क्या करता है, कहता कि जो किसान दुब के रहते थे, जो किसान इन लैंडलॉर्ड्स के सामने जमीन पर लेट जाते थे, जो किसान इनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, वो किसान आज इनके सामने प्रोसेसन कर रहे हैं, वो किसान जुलूस निकाल रहे हैं, वो किसान इनके विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, वो किसान इनके सामने
आमना सामना करने के लिए सीधे खड़े हैं। दिस इज द रियल विक्ट्री। उन्होंने कहा कि मनी मैटर नहीं करता। ये किसान जिनको पता था कि वो इस दुनिया में केवल इन अंग्रेजों की सेवा करने के लिए आए हैं, और वो किसान, उन किसानों को ये पता चल गया है कि नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उनका भी एक वजूद है इस दुनिया में, और उनकी भी एक अपनी अहमियत है, उनका अपना जीवन है, अपने जीवन के वो राजा हैं। इस तरह का सेंस जब यहां के किसानों में आ गया है, तो दिस कॉन्फिडेंस इज द रियल विक्ट्री ऑफ दिस फार्मर्स। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी अगली बात बताते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स अपने जूते की नोक पर रखते थे इन गरीब किसानों को, वो अपनी पगड़ी उतार कर इनके पैरों में रख दिए हैं और इन्हें कंपनसेशन देने को राजी हो गए हैं। दिस इज ऑल्सो द रियल विक्ट्री। और इतना ही नहीं, इन किसानों को यह भी पता चल गया है कि कानून है, देयर इज अ लॉ व्हिच कैन सिक्योर देयर राइट्स, जो इनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ऐसा कानून है, तो कानून में विश्वास। और गांधी इस तरह से रियल विक्ट्री को डिफाइन करते हैं और 2-3 चीजें बताते हैं जो वहां के किसानों की रियल विक्ट्री है। इसलिए 25% कंपनसेशन पर वो रेडी हो गए। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही दिनों के बाद जो वहां के जितने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो जमीन छोड़कर वहां से चले गए, और वो जमीन फिर उन्हीं किसानों को दे दी गई, और वहां के किसान उस जमीन के मालिक हो गए। सो इट वॉज अ रियल फोरकास्ट ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द रियल विक्ट्री। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर। गांधी जी किसानों की लड़ाई जीत चुके थे। गांधी जी किसानों को आत्मनिर्भर देख चुके थे। गांधी जी किसानों में आत्मबल देख चुके थे, और गांधी जी किसानों के बीच, किसानों के मन में, किसानों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा चुके थे। लेकिन केवल आत्मविश्वास हमारे जीवन को जीने के लिए काफी नहीं होते। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओनली थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस वन कैन गो अप। इट इज नॉट, इट इज डाउटफुल। महात्मा गांधी उम्मीद करते हैं, महात्मा गांधी ने सोचा कि यहां के लोगों का ये कॉन्फिडेंस फिर टूटे नहीं, यहां का मॉरली एनरिचमेंट हो, यहां का सामाजिक विकास हो, यहां का सोशल स्टेटस रिफॉर्म हो। उन्होंने देखना शुरू किया कि स्वास्थ्य के हिसाब से यहां के लोग बहुत ही खराब स्थिति में हैं। शिक्षा यहां की एकदम खराब स्थिति में है। यहां पे सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, यहां मेडिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। गांधी जी ने 3 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोला, अपने बेटे को बुलाया, और बहुत सारे मनमोहन देसाई और देश के तमाम नामी गिरामी हस्तियां महात्मा गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए चंपारण पहुंच गई और स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने लगे। उनकी पत्नी कस्तूरबा भी वहां आ गई। वहां के महिलाओं से मिलकर वो उनके पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लगी। और इस तरह से महात्मा गांधी का यह आंदोलन, महात्मा गांधी का यह मुहिम, उनका यह ऑपरेशन चंपारण को धीरे धीरे बदलने लगा। लुईस फीचर बताते हैं कि एक महिला से पूछा कस्तूरबा ने कि तुम्हारे ये कपड़े बहुत गंदे हैं। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से कहा था कि यहाँ की महिलाएं बहुत गंदे तरीके से रहती हैं, थोड़ा तुम समझाओ उनको। कस्तूरबा को महिला बताती है, अपने घर ले जाती है और दिखाती है, कहती है मेरे घर में कपड़े रखने की कहीं कोई जगह नहीं है, और न कपड़े हैं, जो कपड़े मैं पहनी हूं दैट इज द सेम आई एम वेयरिंग, दैट इज द सिंगल वन आई एम वेयरिंग, सो हाउ कैन आई वॉश इट, हाउ कैन आई मेक इट क्लीन। ये गरीबी थी वहां की। वहां दवाइयों के रूप में सिर्फ 3 दवाइयां थी, क्विनैन था, सल्फर था, और इन दवाइयों के माध्यम से सारे रोग के इलाज होते थे। महात्मा गांधी ने मेडिकेशन की व्यवस्था थोड़ी सी करवाई, स्कूल स्टैब्लिश करवाए, और वहां से वो अपने आश्रम की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते रहे। और लास्ट में महात्मा गांधी बताते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी है कि लोगों का विकास पैसे से नहीं हो सकता, उनकी सोच से हो सकता है। और महात्मा गांधी ने सेल्फ रिलायंस पर, आत्मबल पर, आत्मविश्वास पर
बहुत बल दिया और वहां के लोगों को यही सिखाया। इसी बीच जब ये लड़ाई चल रही थी तो फ्रियर एंड्रयूस, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस, जो महात्मा गांधी का एक भक्त था, उनका डिसिपल था, और वो फिजी आइलैंड जा रहा था, उसका यहां से ट्रांसफर हो गया था, और जाते समय महात्मा गांधी का पता लगा कि चंपारण में पहुंच गया और उनसे उन्हें प्रणाम करने, उनसे आदेश लेने, उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचा। तो वहां के जो लॉयर्स थे, इस अंग्रेज को देखकर कि महात्मा गांधी को इतना मानता है और महात्मा गांधी का ये अनुयायी है, उनका डिसिपल है, उनका पीपल है, तो क्यों नहीं इसकी मदद ली जाए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। तो महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया, कहा कि आप अपनी लड़ाई में अगर किसी दूसरे की मदद लेने की कोशिश करते हो, अगर आप ब्रिटिश के साथ लड़ाई में किसी दूसरे ब्रिटिश की मदद लेना चाहते हो या लेने की कोशिश करते हो, तो इट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल की डाउन स्थिति दिखाता है, आपकी कमजोरी दिखाता है, आपकी ये वीकनेस है। एंड यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू फाइट योर ओन फाइट बाय ओन सेल्फ। And this is the magic ideology of Mahatma Gandhi, to be confident to fight our own fights. And a person, when he goes to fight his own fight confidently, nobody can defeat him. And this is the real month of winning in Champaran. Thus the story goes to be ended. इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। चंपारण का ये पूरा एपिसोड भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।